हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 7 की चैप्टर नंबर 7 को। इससे पहले जो है मैं 1 से लेकर 6 तक जो चैप्टर है उसको करवा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, इसी चैनल में डाल दी हूँ। आप लोग जाके उन सारे वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा सीटेट एग्ज़ाम में। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यह चैप्टर जो है पेडागोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब जो पॉइंट्स हैं मैं एनसीईआरटी बुक से ही नोट की हूँ, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो जो है दूसरे बच्चों के पास भी पहुँच जाए, जिससे उनकी भी मदद हो जाए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 7 है, हिस्ट्री क्लास 7 की है, एनसीईआरटी, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का जो निर्माण है कैसे हुआ, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वह समय के साथ बदलती है और आज भी बदल रही है। जो संस्कृतियाँ हैं, जो पहले की संस्कृतियाँ थी वो तो है ही, और समय के साथ साथ जो है इसमें कई तरह का बदलाव भी आ रहा है। तो यही है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ। जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वह जो है समय के साथ साथ बदलती है और आज भी बदल रही है। तो कुछ कुछ जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ होती है वो अच्छी होती है समाज के लिए, और कोई कोई जो होती है संस्कृति जो हमारे लिए हानि भी पहुँचाती है हमारे समाज को। तो समय के साथ साथ उसमें कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ खराब भी हो रहा है, तो इसी को समझना है। उसके बाद इस चैप्टर में क्या बताया गया है, चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। चेर और मलयालम भाषा का विकास जो किस प्रकार हुआ, तो चलिए देखते हैं। महादेवपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो आज के केरल राज्य में स्थित है तथा 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास जो हुआ कब हुआ, तो 9वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। और कहाँ इस विकास हुआ इसका ज़्यादातर, तो महादेवपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहीं जो हुआ चेर और मलयालम भाषा का विकास हुआ 9वीं शताब्दी में। और आज ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। इस भाषा का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग और जो हो रहा है, तो किस राज्य में हो रहा है, केरल राज्य में हो रहा है सबसे ज़्यादा यूज इस भाषा का। चेर और मलयालम भाषा का जो कहाँ स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। महादेवपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो आज का कौन सा राज्य है, तो केरल राज्य है। याद हो गया होगा आप लोगों को कि इस भाषा का जो विकास कब हुआ, 9वीं शताब्दी में हुआ। और अभी कहाँ इसका जो प्रचलन है, तो केरल राज्य में है। और शुरू कहाँ से हुआ था, तो महादेवपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित जो है आज का केरल, वहीं से इस भाषा का जो विकास शुरू हुआ था। यही सब चीज़ को याद रखना है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखते टाइम ही चीज़ें जो है याद हो जाए। अगर याद नहीं भी होती है तो आप लोग दोबारा भी अगर वीडियो को देखते हैं तो 100% आप लोगों को जो है याद हो जाएगा वीडियो देखते टाइम ही। उसके बाद क्या बताया गया है, संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, क्योंकि शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। तो कैसे पता चलता है कि केरल राज्य में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये जो है भाषा जो बोली जाती थी, तो इस भाषा का ऐसे पता लगाया गया है कि मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, क्योंकि शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किसमें किया है, अपने अभिलेखों में किया है। तो इस भाषा का जो उपयोग जो है अभिलेख में किया गया है। इसी से पता चलता है कि इस क्षेत्र में मलयालम भाषा का जो प्रचलन था। इस चीज़ को याद रखना है, किससे पता चलता है, तो अभिलेखों से पता चलता है। फिर देखते हैं क्या बताया गया है इस चैप्टर में। साथ साथ चेर लोग संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। इन्होंने तो मलयालम भाषा का तो विकास किया ही है, साथ ही साथ जो है संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। किसके परंपराओं से, तो संस्कृत की परंपराओं से बहुत सारा चीज़ जो इन्होंने ग्रहण किया है। केरल का मंदिर क्या है नाम उसका, रंगमंच, जिसकी जो परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। तो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित जो मंदिर है केरल में, उसका नाम क्या है, तो रंगमंच है, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, जहाँ संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। इस चीज़ को याद रखना कि केरल का मंदिर जो है एक है, उसका नाम क्या है, रंगमंच। केरल का मंदिर जो है उसका नाम क्या है, रंगमंच। और इसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, जहाँ जो है संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है, केरल में एक मंदिर है, उसका जो निर्माण हुआ है रंगमंच मंदिर का, जिसकी परंपरा जो है वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। इस चीज़ को याद रखना है। फिर जो बताया गया मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से यह संस्कृत की ऋणी है। मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जा रही है, वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, तो संस्कृत की ऋणी है, मतलब संस्कृत भाषा में ये जो लिखी गई थी।
इन सब चीज़ को याद रखना है। पेडागोगी वाले प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अगर एक बार में चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा तो चीज़ें जो है समझ आ जाएगी और याद हो जाएगा। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ क्या है, उसका नाम लीला तिलकम, उसका नाम क्या है, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा जो है काव्य शास्त्र है, मणि प्रवाल शैली में लिखा गया है। एक जो ग्रंथ है क्या है, उसका नाम है लीला तिलकम, उसका नाम क्या है, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र है। जो क्या है लीला तिलकम, तो एक व्याकरण भी है तथा साथ साथ जो काव्य शास्त्र भी है। और इसकी शैली किस शैली में लिखा गया है, तो मणि प्रवाल शैली में लिखा गया है। ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो आप लोगों को जो ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो आप लोग इस सब चीज़ों को जो है 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम में इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछा जाता है। और हो सके तो एक बार चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ आएगी। जब आप लोग चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी बुक वाला चैप्टर, तो ये सब चीज़ें जो अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम क्या था, लीला तिलकम, और जो एक व्याकरण और काव्य शास्त्र दोनों है। ये जो ग्रंथ है ये व्याकरण भी है और काव्य शास्त्र भी है। और किस शैली में लिखा गया है, तो मणि प्रवाल शैली में लिखा गया है। तो अब ये मणि प्रवाल शैली क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। मणि प्रवाल का शाब्दिक अर्थ, मणि प्रवाल शैली में जो वो लिखा गया है ग्रंथ, उसका जो क्या अर्थ होता है मणि प्रवाल का, तो हीरा और मूंगा जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो ये मणि प्रवाल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये जो है 2 भाषा है। कौन कौन, हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा जो है 2 भाषा है जो मणि प्रवाल कहलाता है। इसको जो एक वर्ड में कहा जाएगा हीरा और मूंगा भाषा को, वो क्या है, मणि प्रवाल शैली। यहाँ जो है 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर जो है संकेत करता है। तो इस क्षेत्र में क्या बोला जाता था, एक तो संस्कृत बोला जाता था और दूसरा है क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ जो है हीरा और मूंगा जैसे जिसको कहा जाता है मणि प्रवाल, इसका भी संकेत मिलता है इस क्षेत्र में। इसको याद रखना है। मणि प्रवाल का शाब्दिक अर्थ क्या है, बेसिकली आप लोगों को याद रखना है कि हीरा और मूंगा जो 2 भाषाएं हैं। उसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो है डांस, जो नृत्य है उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है इंपॉर्टेंट नृत्य के बारे में। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तो तमिलनाडु राज्य में। इन सब चीज़ों को जो है आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि मिलान वाले प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो उसमें ये जो है काम देगा। तो बस रट लीजिएगा कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु राज्य का। कथकली या कथाकली कहाँ की है, तो केरल राज्य की। ओडिसी कहाँ की है, तो उड़ीसा राज्य की। कुचिपुड़ी कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी। और मणिपुरी कहाँ की है, तो मणिपुर की। तो इसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक ट्रिक भी है, मणिपुरी मतलब यहाँ से तो डायरेक्ट पता चलता है कि मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य से है, और ओडिसी भी डायरेक्ट पता चल रहा है कि ओडिसी जो है उड़ीसा से। उसके बाद यहाँ जो है एक दिया गया है कुचिपुड़ी, मतलब कच्ची पूरी, कहाँ से, आधा पूरी। इसे याद रखना है, कुचिपुड़ी, कुची मतलब होता है पूरी, लास्ट में क्या आ रहा है, पूरी। तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, मतलब आधा पूरी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसको याद रखना, पूरी से आधा पूरी मतलब आंध्र प्रदेश। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद यहाँ है कथकली जो केरल, कैसे कथक कैसे केरल। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से। यहाँ देखिए नाट्यम लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए नाडु लिखा हुआ है। इस तरह से आप लोग जो है चीज़ें याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें याद भी होगी, अगर नहीं भी याद है तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में एक चीज़ बताया गया है लघु चित्र के बारे में। तो लघु चित्र क्या है, छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र क्या है, तो छोटे आकार के चित्र होते हैं। इसको याद रखना है। दिमाग में लघु मतलब आ जाता है कि लघु चित्र है तो बड़ा है, नहीं, लघु है तो मतलब लघु छोटे आकार का चित्र होता था, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। तो इस चीज़ को ना अच्छे से पढ़िए, आप लोग याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चित्र के लिए। कि लघु चित्र, लघु चित्र क्या होता है, छोटे आकार का चित्र होता है लघु चित्र, और जिन्हें आमतौर पर जो जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, कपड़े या कागज पर। तो इसमें ये जो छोटे आकार का होता है, इसमें रंग क्या होता है, तो जल रंगों का प्रयोग किया जाता है। और यह किसमें जो चित्र बनाया जाता है, कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक बताया गया है इस चैप्टर में, जो मैं यहाँ नोट कर ली थी, राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। तो एक राजा है जो उसका नाम क्या है, राजा अनंग भीम तृतीय ने जो अपना राज्य जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्या है, तो भगवान विष्णु है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को है जो जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, दुनिया का मालिक। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, तो दुनिया का मालिक, जो विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द है, विष्णु को ही जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। और जगन्नाथ का जो अर्थ क्या है, दुनिया का मालिक। और राजा जो अनंग भीम तृतीय थे, अपने राज्य को जगन्नाथ के नाम पे कर दिया था और खुद को जो है अपना राजा अनंग भीम खुद को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था।
ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में यही सब दिया गया था। आप लोग एक बार जो बुक वाला चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, जिससे जो चीज़ें हैं और अच्छे से समझ में आएगी। अगर समय नहीं है, आप लोगों को उतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो को ही 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।